पानी मतलब जिंदगी, है ना? पर कभी कभी ये तबाही भी लाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हैं जो पूरा नीला दिखता है, पानी से भरा हुआ, लेकिन फिर भी हम हर रोज पानी की किल्लत की खबरें सुनते हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, ये ही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, अपनी धरती पर 3/4 हिस्सा पानी है और फिर भी हम प्यासे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? तो आखिर मामला क्या है? चलिए, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संकट की असल वजह क्या हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ कोलकाता में बाढ़ है, इतना पानी कि एक लड़का उसमें से गुजर रहा है। और दूसरी तरफ राजस्थान, जहां औरतें खाली बर्तन लेकर लाइन में खड़ी हैं, बस कुछ बूंद पानी के लिए। मतलब एक ही देश में एक जगह पानी की बाढ़ है तो दूसरी जगह भयानक सूखा। एक साथ इतना ज्यादा और इतना कम। यही तो असल कहानी है। 2 अरब, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अनुमान ये है कि 2025 तक दुनिया की लगभग इतनी आबादी को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मतलब दुनिया का हर चौथा इंसान। वक्त हमारे हाथ से बहुत तेजी से निकल रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है? चलिए पहले हिस्से में इसी को समझते हैं कि आखिर एक पानी से लबालब ग्रह प्यासा क्यों है। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि धरती पर बहुत पानी है, उसमें एक पेच है। इस चार्ट को देखिए। जो इतना सारा पानी है उसमें से 97% से ज्यादा तो समुद्र का खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते। अच्छा, जो थोड़ा बहुत ताज़ा पानी बचा भी, उसका भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ की चोटियों पर जमा हुआ है। तो हमारे इस्तेमाल के लिए कितना बचा? आप यकीन नहीं करेंगे, 1% से भी कम, बस इतना सा। और मजे की बात यह है कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आप जानते हैं, भाप बनकर उड़ना, फिर बारिश बनकर बरसना, इसके जरिए ये बार बार नया होता रहता है। तो अगर पानी खत्म नहीं हो रहा, तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और इस गड़बड़ की जड़ तक पहुंचते हैं। क्योंकि पानी की कमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बारिश कम हो रही है। असली वजह तो कुछ और ही है, और काफी गहरी है। असल में पानी की ये जो कमी है ना, वो ज्यादातर हमारी अपनी ही देन है। हम पानी का बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है तो उनकी खाने पीने की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। फिर बड़े बड़े शहर और इंडस्ट्रीज बन रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और तो और, पानी का बंटवारा भी सही नहीं है। किसी के पास बहुत है तो किसी के पास बिल्कुल नहीं। और इन सब के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत है, पानी का प्रदूषण। हाँ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पानी तो बहुत होता है, लेकिन वो इतना गंदा होता है कि किसी काम का नहीं रहता। मतलब उसमें केमिकल्स, कीटनाशक और फैक्ट्रियों का कचरा मिला होता है। तो ऐसा पानी होने और ना होने में कोई फर्क नहीं है। ये भी पानी की कमी का ही एक रूप है। तो सवाल उठता है कि इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए हमने किया क्या? 20वीं सदी में एक बड़ा आइडिया सामने आया, बड़े बड़े डैम बनाना। चलिए देखते हैं कि यह आइडिया कितना कामयाब रहा। आजादी के बाद का दौर था। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े गर्व से कहा था कि डैम्स आधुनिक भारत के मंदिर हैं। सोचिए थी कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खेती को, गांव की अर्थव्यवस्था को और देश की इंडस्ट्री को एक साथ जोड़कर तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन जो सोचा गया था, हकीकत उससे काफी अलग निकली। वादा था सिंचाई का, लेकिन हुआ ये कि खेतों की मिट्टी खारी हो गई। वादा था बाढ़ रोकने का, पर हुआ उल्टा। डैम में मिट्टी जमने से और भयानक बाढ़ें आने लगी। इन प्रोजेक्ट्स ने नदियों का जो नेचुरल फ्लो था उसे रोक दिया, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया, और सबसे दुख की बात यह है कि लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। तो जब इन बड़े डैम्स की मुश्किलें सामने आने लगीं, तो लोगों ने एक पुराने आजमाए हुए तरीके की तरफ देखना शुरू किया। और यहीं से हम अपने अगले हिस्से में आते हैं, जो है संचयन का ज्ञान। पानी को बचाने का ये जो तरीका है ना, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये तो हमारे देश में सदियों पुरानी परंपरा रही है। अब सोचिए, पहली सदी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास बाढ़ के पानी को खेतों तक लाने के लिए कितने कमाल के सिस्टम थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में तो बड़े बड़े डैम, झीलें और नहरें बनाई गई थीं। फिर 11वीं सदी में भोपाल झील बनी, जो अपने वक्त की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक थी। और 14वीं सदी में दिल्ली का हौजे खास टैंक। मतलब लोग हमेशा से पानी की कीमत समझते थे और उसे सहेजना जानते थे। और इन पुराने तरीकों की सबसे खास बात क्या थी पता है?
ये कि ये लोकल हालात के हिसाब से बनाए जाते थे। लोगों को अपने इलाके की बारिश, अपनी मिट्टी, हर चीज़ की गहरी समझ थी और वो उसी हिसाब से पानी बचाने का सबसे बेस्ट तरीका निकालते थे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, बड़े दिलचस्प हैं। पश्चिमी हिमालय में गुल या कुल नाम के चैनल्स होते थे जो नदी का पानी खेतों तक ले जाते थे। राजस्थान के सूखे इलाकों में खादीन और जोहड़ बनाए जाते थे और बारिश के पानी को टांका नाम के अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता था। और मेरा फेवरेट, मेघालय का 200 साल पुराना सिस्टम जहां बांस के पाइप से ड्रिप इरिगेशन की जाती है। सोचिए 200 साल पुराना सिस्टम आज भी चल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये पुराने तरीके आज के ज़माने में भी काम आ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान कैसे हमारे भविष्य को बचा सकता है। ये बात सुन के शायद आप चौंक जाएं। शिलोंग, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहों चिरापूंजी और मासिनराम के ठीक बगल में है, वहाँ भी पानी की ज़बरदस्त किल्लत है। अजीब है ना? तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी छतों पर बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया और आज शहर के लगभग हर घर में ये सिस्टम है, जिससे उनकी 15 से 25% तक पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। एक और कमाल का उदाहरण देखिए। कर्नाटक का एक गांव है गेंडाथुर। वहां के लोगों ने मिलकर हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। नतीजा, हर घर हर साल लगभग 50,000 लीटर पानी जमा कर लेता है। 50,000 लीटर! एक छोटा सा कदम और कितना बड़ा असर। जरा सोचिए, अगर ऐसा हर जगह होने लगे तो क्या कुछ बदल सकता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। पानी का संकट असल में टेक्नोलॉजी का संकट नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट और हमारी सोच का संकट है। समाधान तो मौजूद हैं, चाहे वो पुराने हो या नए, छोटे हो या बड़े। असली सवाल ये है, क्या हमारे पास उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति है? और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पानी का भविष्य कैसा होगा, ये सोचना अब हम सबकी जिम्मेदारी है।